नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बुधवार को सुबह 7 बजे से 37 जिलों में मतदान शुरू होगा, जो शाम 6 बजे तक चलेगा। पोलिंग बूथ पर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाके में फोर्स की तैनाती की गई है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में नगर निगम के निकाय चुनाव को लेकर कल 4 मई सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। मतदान को लेकर यूपी के 37 जिलों में पोलिंग बूथ पर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अति संवेदनशील बूथों पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है। बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स को लगाया गया है, जिससे हर गतिविधि पर नजर रखी जा सके। राज्य निर्वाचन आयोग लोगों को चुनाव को लेकर जागरूक कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर लोग मतदान करें। पहले चरण के चुनाव में नगर निगम 10, नगर निगम वार्ड 830, नगर पालिका परिषद 104, नगर पालिका परिषद वार्ड 2776, नगर पंचायत वार्ड 3682, निकायों की संख्या 390, वार्डों की संख्या 7288, पदों की संख्या 7678 पर चुनाव है। पहले चरण में मतदान स्थल नगर निगम 9699, मतदान केंद्र नगर निगम 2658, मतदान स्थल नगर पालिका परिषद 8214, मतदान नगर पालिका परिषद 2566, मतदान स्थल नगर पंचायत 5713, मतदान केंद्र नगर पंचायत 2144, मतदान स्थल 23626, मतदान केंद्र 7368 हैं। पहले चरण में कुल मतदाता 2,40,07,643 हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 1,27,70,963 है। महिला मतदाता 1,12,36,680 है। हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई, हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ही नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहां के किसानों के सम्मान का एक माध्यम बना। अब देखना होगा जनता योगी के माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई पर वोटिंग करती है या फिर अखिलेश के विकास के नाम पर। ये तो 13 मई को नतीजे आने के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। उधर पहलवानों के समर्थन में मार्च निकाल रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं स्टूडेंट्स ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट का आरोप लगाया। रविवार को बजरंग पूनिया ने छात्रों से समर्थन मांगा था। पहलवानों ने स्टूडेंट्स के साथ दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी लौटा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा दी गई थी, जिसमें 12-12 घंटे की शिफ्ट में एक सिपाही उनके साथ रखा गया था। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को मूडबिद्री में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंगबली के जयकारे लगवाए। प्रधानमंत्री ने भाषण से पहले 3 बार बजरंगबली का जयकारा लगाया। फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंगबली की जय जयकार करवाई। उन्होंने कहा कि जब पोलिंग बूथ पर बटन दबाओ तो जय बजरंगबली बोलकर इन्हें सजा दे देना। दरअसल मंगलवार को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बजरंग दल और पर बैन लगाने की बात कही गई थी। इस पर पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा था, जय श्री राम के बाद ये बजरंगबली को भी कैद करना चाहते हैं। अरे उडुपी के लोग तो टॉपर रहते हैं, टॉपर।
आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये दुनिया में जयकार हो रहा है, वो आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके वोट की ताकत है, ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का गौरव गान हो रहा है। आपके एक वोट ने दिल्ली में मजबूत सरकार बनाई, आपके एक वोट ने दिल्ली में स्थिर सरकार बनाई और उसके कारण आज दुनिया में देश का नाम बन रहा है। ये आपके वोट की ताकत है। मुझे बताइए, कर्नाटका का भी पूरी दुनिया में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान में कर्नाटका का नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आसाम वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? गुजरात वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? तमिलनाडु वाले भी जय कर्नाटका बोलने चाहिए कि नहीं बोलने चाहिए? जम्मू कश्मीर में भी जय कर्नाटका होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो फिर कर्नाटका में स्थिर और मजबूत सरकार चाहिए, भाजपा की पूर्ण बहुमत वाली स्थिर मजबूत सरकार चाहिए। बनाओगे? पक्का बनाओगे? साथियों, शांति और प्रगति के रास्ते पर बढ़ रहा कर्नाटका कभी नहीं चाहेगा कि कोई आकर इसे रिवर्स गियर में ले जाए। इसलिए लोगों ने तय कर लिया है, निर्धार कर लिया है, पक्का मन बना लिया है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा। उधर शरद पवार के इस्तीफे के बाद ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय राउत ने कहा, हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। शरद पवार के इस न्यूज से देश की राजनीति में खलबली मची हुई है। आने वाले समय में हम इस चीज को देखेंगे कि हमारी भूमिका वेट एंड वॉच की है। पवार साहब का इस्तीफा ये देश की राजनीति में एक बड़ी न्यूज है या धक्का है, लेकिन ये उनके पार्टी का भी एक अंदरूनी मामला है। उनके पार्टी में क्या करना है क्या नहीं करना है वो लोग तय करेंगे। लेकिन जब शरद पवार साहब के बारे में इस प्रकार का कोई निर्णय आता है तो जरूर महाराष्ट्र और देश के राजनीति में खलबली मच जाती है। आने वाले दिनों में क्या होगा हम तय करेंगे। हम पूरी घटना के ऊपर हमारी नजर है। माननीय शरद पवार साहब है, इस देश के अनुभवी नेता है, उनका अपना एक नजरिया है राजनीति की तरफ देखने का। तो मुझे लगता है, मैंने वो किताब हमने पूरी तरह से अब तक देखी नहीं है, मार्केट में आई नहीं है। जब पूरी किताब हम देख लेंगे तो उसके ऊपर हम टिप्पणी करेंगे। उद्धव ठाकरे जी के बारे में जो लिखा है या बताया गया है उस बारे में उद्धव ठाकरे जल्द ही सामना में एक इंटरव्यू देंगे और अपनी बात सामने रखेंगे। उधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि शराब घोटाले में जो लोग शामिल हैं उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। उसका मुख्य आरोपी तो जेल में है, लेकिन सरगना और उनके साथी बाहर हैं। शराब घोटाले में जो लोग हैं, जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया, दिल्ली के खजाने को चोट पहुंचाने का काम किया, शराब कारोबारियों के साथ सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट करने का काम किया और जिसने योजनाबद्ध तरीके से ये लूट की खुली छूट मचाई, वो मुख्य आरोपी तो जेल में है, किंगपिन अभी बाहर है और किंगपिन के साथी भी बाहर हैं। जांच एजेंसियां जांच पूरी भी करेगी और जो अभी बाहर बचे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई। खबर रांची से, जहां पर 51 किलोमीटर दूर लातेहार के चांदवा में बुजुर्ग दंपत्ति के अंधविश्वास ने जान ले ली। लोगों ने डायन बिसाई के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति को इतना मारा कि उनकी जान ले ली गई। रिपोर्ट आप देखिए। झारखंड में अंधविश्वास के चलते निर्दोष लोगों की जान जाना मानो आम बात सी हो गई है।
झारखंड में ये लंबे समय से होता रहा है। किसी महिला को लेकर गांव में झूठी अफवाह ये फैला देना कि महिला डायन है और फिर भीड़ की झुंड के द्वारा उसे मौत के घाट उतार देना, यानी कि मॉब लिंचिंग कर देना। ऐसा ही मामला सामने आया है रांची से 51 किलोमीटर दूर लातेहार के चांदवा में, जहां बुजुर्ग दंपत्ति की अंधविश्वास ने जान ले ली। लोगों ने डैन बिसाई के नाम पर बुजुर्ग दंपत्ति को इतना मारा कि उनकी जान ही ले ली। हालांकि पुलिस का दावा है कि घटना में शामिल 2 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी ने मुद्दा उठाया और सरकार को घेरते हुए ट्वीट कर डाला और कहा कि झारखंड में डायन बिसाई के नाम पर इस वर्ष कोई पहली घटना नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि प्रदेश में बढ़ रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के पास क्या प्लान है। आखिर झारखंड में कब तक लोग अंधविश्वास के चलते जान देते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। लैंड ज़्यादती के नाम पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। दरअसल सरकारी भूमि से अवैध धर्म स्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब राज्य सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की बैकग्राउंड जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय कर सकती है। इस बारे में कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री अपने मंत्रिमंडल के मंत्रियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में बढ़ती जनसंख्या को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिंता जता चुके हैं। जनसंख्या असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य से बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया और सूत्रों की माने तो कैबिनेट में सरकार की तरफ से इस पर फैसला लिया जा सकता है कि राज्य से बाहर का कोई भी व्यक्ति यदि राज्य में भूमि की खरीद फरोख्त करेगा तो उसके बैकग्राउंड की जांच की जाएगी। लैंड जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर सख्त नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए ताकि लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई हो सके और उत्तराखंड का जो समृद्ध है, जो साम्राज्य है, वो बसा रह सके। वहीं लैंड जिहाद को खत्म करने के सीएम के आदेश पर असर हरिद्वार में देखने को मिल रहा है, जहां पिछले 2 दिनों से श्यामपुर रेंज में जंगल में अवैध रूप से बनी 6 मजारों पर बुलडोजर चलाया गया है। एसडीएम पूरन सिंह राणा ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी रहेगी। इसके लिए सभी विभाग को अतिक्रमण चिन्हित कर जानकारी दे दी गई है, जिससे संयुक्त टीम की ओर से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा सके। इलीगली रूप से यहाँ पे मज़ार भी स्टैब्लिश कर दी गई इरिगेशन के बिल्डिंग में। तो आज इरिगेशन एक्शन सीओ प्लस मेरे द्वारा विजिट किया गया। तो जो मज़ार से जुड़े हुए लोग थे, मौलवी इत्यादि थे, उनसे वार्ता की गई और उनको एक तो प्रॉपरली बिल्डिंग के बारे में बताया गया कि बिल्डिंग बहुत पुराना है और ये कभी भी गिर सकता है, क्योंकि और इसके अलावा जो गवर्नमेंट की धार्मिक पॉलिसी है कि धार्मिक स्ट्रक्चर को आप किस तरह से रिमूव करेंगे और अगर कोई इलीगल रूप से ऐसी जगह पे एस्टेब्लिश कर दिया गया है जो कि सार्वजनिक प्लेस है, तो उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। लैंड जिहाद के मामले पर सरकार भले ही सख्त नजर आ रही हो और सरकार के निर्णयों की बीजेपी की तारीफ कर रही हो, लेकिन विपक्षी दल अभी भी इस मामले पर सरकार के निर्णय से खफा नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं, ये जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कतई राज्य में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो अवैध अतिक्रमण है उसके खिलाफ निश्चित तौर पर सरकार को सख्त होना चाहिए और अगर कहीं अवैध अतिक्रमण की शिकायत आ रही है तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि 24 घंटे के अंदर ही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वहां के एसडीएम की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि आखिर अतिक्रमण हो क्यों रहा है। और जहां तक लैंड जिहाद का मामला है, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व राज्य मंत्री का रिसोर्ट स्वयं अवैध अतिक्रमण का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका उत्तराखंड में, जहाँ
उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी की निर्मम तरीके से हत्या होती है और आज भी वहां पर वीआईपी कौन था उसके नाम को प्रदेश की मातृशक्ति लगातार पूछ रही है। आप गैरसैंण में जाइए, गैरसैंण में जो है जमीन खरीद पर जो प्रतिबंध लगा था वो हटाने का काम किसने किया और वो जमीनें वहां पर मंत्रियों ने, उनके रिश्तेदारों ने खरीदी हैं, उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में किसी प्रकार से सामाजिक सौहार्द भाईचारा बिगड़ने ना पाए, इसके लिए धामी सरकार लगातार कठोर निर्णय ले रही है ताकि प्रदेश का भाईचारा आपसी सौहार्द बना रहे और उत्तराखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। ऐसे में अगर लैंड जिहाद पर भी धामी सरकार विराम लगाती है तो फिर ये धामी सरकार की एक और बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में किसी भी प्रकार से जो सामुदायिक जो सौहार्द है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, वो बिगड़ने ना पाए, इसीलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लैंड जिहाद पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए गए हैं। यानी अब उत्तराखंड में जो भी बाहर से लोग जमीन खरीदने के लाएंगे उनका पहले सत्यापन होगा और उसके बाद ही वो जमीनें खरीद पाएंगे। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उधर कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर कहा कि यदि वे सत्ता में आती हैं तो विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल को बैन कर देंगे। कांग्रेस की इस घोषणा से राज्य की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इसका जमकर विरोध किया। वहीं इस कड़ी में छत्तीसगढ़ में बजरंग दल को बैन करने के सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने भी तंज कसा और उन्होंने कहा कि बजरंगियों ने जो गड़बड़ किया उसको हम लोग ठीक कर दिए हैं। आप रिपोर्ट पहले देखिए। कर्नाटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी बजरंग पुराण का आगाज हो गया है। ये इसलिए क्योंकि कर्नाटक में जारी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बजरंग दल को बैन करने की बात कही गई, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। लगे हाथों मुद्दे को छत्तीसगढ़ सरकार ने लपका और भूपेश बघेल ने बयान दे दिया और कहा कि बजरंग बली के नाम पर आप गुंडागर्दी कर रहे हो जो उचित नहीं है। मोदी जी फेंकने में बहुत माहिर है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं, एक साथ बैठ के समाज के उत्थान की चर्चा करते थे कि कौन कौन सा दिन हुए। गुरु नानक देव, गोरखनाथ जी, कबीर जी, सबके कार्यकाल अलग है। जो चीज़ पाकिस्तान में उसको बिहार का बता देते हैं। जनसंख्या जितनी नहीं है उतना जनसंख्या बताते हैं, 650 करोड़ का। भाई बैन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। और राम को ताला लगा। अरे राम, अयोध्या के मंदिर में ताला खुलवाने का काम तो राजीव गांधी ने किया था। सीएम भूपेश के इस बयान से विपक्ष में बैठी बीजेपी आग बबूला हो गई और सीएम के इस बयान पर जोरदार विरोध किया। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल पर बैन लगाने की बात को कहकर और बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर करके अपने असली चरित्र और असली चेहरे को उजागर कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ में बजरंगियों पर कार्रवाई करने की बात कही और उन्होंने कहा कि हम उनको ठीक कर देंगे। ये इस प्रदेश में मुख्यमंत्री का और कांग्रेस के ओरिजिनल चेहरे को स्पष्ट करता है। बीजेपी द्वारा बजरंग दल को भगवान बजरंग बली बताए जाने की कांग्रेस ने कड़ी निंदा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन की बजरंग बली से तुलना करने के लिए बीजेपी देश की जनता से माफी मांगे। ये हिंदुओं और देश की जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। भाजपा द्वारा बजरंग दल को भगवान पवन सुत हनुमान से तुलना किया जाना बेहद ही निंदनीय है। किसी भी संगठन का नाम यदि बजरंग बली के नाम पर रख लिया गया तो इसका मतलब यह नहीं कि वह संगठन भगवान बजरंग बली हो गया। भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल की तुलना पवन सुत हनुमान से करने के लिए देश की जनता से माफ़ी मांगी है। यह देश के हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बजरंग दल आरएसएस और भाजपा के राजनीतिक हितों को साधने वाला एक संगठन है। वह संगठन किसी भी कीमत पे बजरंग बली के नाखून के बराबर भी नहीं हो सकता।
भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस प्रकार से उसको लगातार बजरंगबली बता रहे हैं, उसकी कांग्रेस पार्टी कड़ी निंदा करती है और मांग करती है कि बजरंग दल जैसे संगठन को भगवान बजरंगबली से तुलना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी देश की जनता से माफी मांगी। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार वोट लेने की नीति के तहत समय समय पर राम का नाम लेने का दिखावा करती है। अगर भूपेश बघेल सचमुच श्री राम के भक्त हैं तो मंगलवार के दिन बजरंगबली के भक्तों का अपमान करने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की उन्हें निंदा करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में हो रहा है, विभिन्न तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल की सरकार राम भक्त होने का। अगर आप भूपेश बघेल जी राम भक्त है ना, तो जो बजरंग दल के लिए कहा गया है उसके लिए आपको मल्लिकार्जुन खड़गे जी का आलोचना उनकी करनी चाहिए भाई, अगर आप सच में ये कहना चाहते हैं। और अन्यथा यह बात सबके बीच स्पष्ट है कि किस तरीके से कांग्रेस और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार, कर्नाटक की यह बात, ये सब कुछ तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कुछ नहीं है, इस बात को जनता समझती है। खैर, ऐसे में सवाल यह है कि बजरंग पुराण पर छिड़ी सियासत कहां रुकेगी, देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसके साथ खबर दिन भर में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।